बहुत ही भारी पल था। एक समय था जब वो और रघु चौरंगा की गलियों में एक साथ घूमा करते थे। कभी कभी रघु ध्रुव को अपने कंधे पर उठाता तो कभी कभार ध्रुव रघु को। लेकिन रघु ध्रुव से वजन में थोड़ा भारी था, इसलिए जब कभी भी ध्रुव रघु को उठाता तो ध्रुव कहता, मोटे कितनी बार कहा है थोड़ा कम खाया कर। देखना, एक दिन ऐसा कोई आएगा जो तेरा पूरा खून चूस लेगा और तुझे कंकाल बनाकर छोड़ेगा, और उस दिन मैं तुझे खुशी खुशी उठाकर पूरे चौरंगा गांव में घुमाऊंगा। ध्रुव को अपनी ही कही बात याद आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज सच में ध्रुव रघु को अपने कंधे पर घुमा रहा था। आज सच में रघु का शरीर कंकाल की तरह पतला हो गया था। फर्क बस इतना था कि रघु जिंदा नहीं था। ध्रुव को अपने दादाजी की कही ये बात याद आई कि रघु के घर पर रघु के माता या पिता कोई नहीं होगा। रघु के पिता नरेश कोलकाता में काम करते थे और वो सिर्फ दिवाली के समय चौरंगा आते थे। जिस दिन रघु को ढूंढने चंपा यम तालाब के पास गई थी, उसी रात से चंपा की तबीयत बिगड़ गई थी। ये तो अच्युतचारण की मेहरबानी थी कि उसने कुछ दवाइयां देकर चंपा को मरने से बचा लिया था। इसलिए इस समय रघु के घर पर रघु का शरीर स्वीकार करने के लिए केवल रघु के बूढ़े दादा और दादी ही रहेंगे। ध्रुव ने जब रघु का शरीर रघु के आंगन में रखा तो रघु के दादा और दादी फूट फूट कर रो पड़े। ध्रुव की हालत भी उनसे अलग नहीं थी। ध्रुव अपने आंसू पोंछता हुआ जब घर वापस आया तो उसने देखा एक गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और ममता अच्युतचारण को सहारा देती हुई गाड़ी में बिठा रही थी। ध्रुव ने जब ये देखा तो उसने भी भागकर अपने दादू का हाथ पकड़ लिया और ममता से पूछा, बुआ माँ, क्या हम दादाजी को बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? ममता ने हाँ कहते हुए ध्रुव को बताया कि चौरंगा में दादाजी का इलाज नहीं हो सकता क्योंकि सीढ़ियों से कूदने के कारण अच्युतचारण की हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए स्क्रू बिठाने होंगे और ये काम बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता था। गाड़ी दादाजी को लेकर बस निकलने ही वाली थी कि सामने से कुछ 50-100 जंगली भैंसे आ पड़ी और रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में थक कर ममता ने ड्राइवर से कहा, भैया पिछली गली से गाड़ी निकाल लो। पिछली गली का मतलब पुरानी हवेली का रास्ता। ध्रुव समझ गया कि ये भैंसे ऐसे ही नहीं आए थे, दादाजी ने उन्हें बुलाया था। गाड़ी जैसे ही पुरानी हवेली के रास्ते पर पहुंची, दादाजी ने ध्रुव से कहा, मेरा लालटेन पुरानी हवेली के पत्थर के ऊपर पड़ा है। जैसे ही हम पुरानी हवेली के पास पहुंचे, तुम्हें उस लालटेन को पत्थर से उठा लेना है, पर गाड़ी से नीचे उतरे बगैर। उसी समय डायन को पता चल गया कि अच्युतचारण का लालटेन बाहर पत्थर पर पड़ा है। डायन ने अपना लालटेन बेल को देते हुए कहा, जल्दी से इस लालटेन को उस अच्युतचारण के लालटेन के साथ बदल कर आओ। जल्दी करो, इससे पहले कि वो अपना लालटेन लेने यहाँ आ पहुंचे। बेल ने लालटेन को पकड़ा और आगे बढ़ने लगी तो दूसरी ओर से अच्युतचारण की गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ ली। टेंशन वाली बात ये थी कि अगर हवेली वाली बेलें अच्युतचारण के लालटेन के साथ डायन के लालटेन को एक्सचेंज कर दिया तो तब तो पूरा खेल ही उलट पुलट जाएगा। लेकिन इस बार ध्रुव बेल से तेज निकला। ध्रुव ने देखा बेल बस लालटेन लेने ही वाली थी कि ध्रुव ने चालू गाड़ी से कांच नीचे करते हुए लालटेन ले लिया और गाड़ी का शीशा झट से ऊपर चढ़ा दिया। बेल भड़क उठी। बेल ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। धूल उड़ाती हुई गाड़ी आगे भागे जा रही थी और उसके पीछे जमीन को चीरती हुई बेल गाड़ी का पीछा किए जा रही थी। दादाजी ने गाड़ी के कांच से ये देखा
उन्होंने फिर से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और फिर अपनी जेब से 4 लाल दाने गाड़ी से बाहर फेंक दिए। लेकिन वो 4 दाने बड़े ही खतरनाक थे। जैसे ही वो 4 दाने जमीन पर गिरे, वो 4 बॉल में बदल गए। लेकिन ये कोई मामूली बॉल नहीं थे। बॉल पर जहरीले कांटे लगे हुए थे और उन्होंने बेल का पीछा करना शुरू कर दिया। उसी समय हवेली में बैठी हुई डायन को ये एहसास हुआ कि उसकी बेल खतरे में है। उसने वहां हवेली से आदेश दिया, मेरे लालटेन को लेकर वापस आ जाओ, आगे खतरा है। डायन का आदेश मिलते ही बेल डायन के लालटेन के साथ वापस आने के लिए भागी। लेकिन इस बार नजारा अलग था। पहले बेल गाड़ी के पीछे थी, अब बॉल बेल के पीछे। बड़ी मुश्किल से बेल बचती हुई पुरानी हवेली के दरवाजे पर आ पहुंची। उसी पल डायन ने बेल के पास से अपना लालटेन ले लिया और वो हवेली से बाहर निकल आई। पर बेचारी बेल अपने आप को उस जहरीले कांटे लगी बॉल से बचा नहीं पाई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ने अच्युतचारण के सारे रिपोर्ट्स करवाए और फिर तुरंत ही अच्युतचारण का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। पूरे 4 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अच्युतचारण का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और कुछ दिनों के लिए अच्युतचारण को हॉस्पिटल में रहना होगा। तो ममता ने डॉक्टर से कहा कि वो गांव जाकर अच्युतचारण के कपड़े लेकर आती है। ममता को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। हॉस्पिटल के कमरे में अच्युतचारण और ध्रुव ही थे। तभी अच्युतचारण ने अपनी आंखें खोली। ध्रुव ने तुरंत ही स्माइल देते हुए अपने दादाजी से कहा, आप ठीक हो? मगर अच्युतचारण ने ध्रुव के सामने एक दुखी नजर डालते हुए कहा, मुझे माफ कर। अगर आज तेरा पिता केशव हमारे साथ होता तो मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं कहता। वो मुझे और तुम्हें इसलिए तो छोड़कर गया था कि ताकि तुम इन सारे चक्कर से दूर हो जाओ। पर शायद किस्मत कुछ और चाहती है। अब आगे जाकर तुम्हें ही हमारी परंपरा संभालनी होगी, क्योंकि पुरानी हवेली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब तुम इस मंत्र तंत्र की दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। मुझे नहीं पता कि तुम आगे चलकर इस दुनिया को कितना पसंद करोगे, इसलिए बता रहा हूं, एक लफ्ज की तरह हाथ में लकीर बनाना आसान है, पर जो लकीर पहले से ही हथेली में बनाकर भेजी है उसे मिटाना आसान नहीं होता। और फिर भी अगर लकीर मिटानी है तो हाथ काटना पड़ता है। इसलिए आज से ये याद रखना कि तुम्हें आगे चलकर सांगानी परिवार की धरोहर ही संभालनी होगी और हमारे चारण परिवार के रीति रिवाज परंपरा के साथ साथ तंत्र मंत्र और भूत भैरवी मंत्र विद्या को भी अच्छे से सीखना होगा। ध्रुव अपने दादू को इस तरह बात करते हुए देखता ही रहा और अचानक से ध्रुव को लगा हॉस्पिटल के कमरे की दीवार में एक दरवाजा खुला और हाथ में लालटेन लिए डायन ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरी बात मानकर चुपचाप मेरे साथ चले चलते तो एक ही बार की मौत मरते, अब रोज मरोगे। सुना तुमने? हर रोज मरोगे। इतना कहकर डायन ध्रुव पर हंसे जा रही थी और ध्रुव के माथे से पसीना बहे जा रहा था। तभी कमरे में ममता आई। घर का सामान और अच्युतचारण के कपड़े रखते हुए ममता ने ध्रुव से पूछा, दीवार को घूर घूर कर क्या देख रहे हो ध्रुव? ममता की बात से ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो जो देख रहा था वो सच था या उसकी कल्पना थी। तभी नर्स ने आकर बताया कि विनय करके एक लड़का अभी अभी हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए एडमिट हुआ है और हॉस्पिटल में और कोई बेड खाली नहीं है, तो वो
अज्योचारण के साथ रूम शेयर करेगा। विनय को देखकर पता नहीं क्यों पर ध्रुव को कुछ खास खुशी नहीं हुई। आधी रात को ध्रुव ने देखा विनय पानी भरने के लिए अपने कमरे से उठा, पर अजीब बात ये थी कि विनय का पानी का जग 5 मिनट पहले भरा हुआ था, तो इतनी जल्दी जग खाली कैसे हो गया। विनय जैसे ही कमरे से बाहर निकला, ध्रुव ने विनय का पीछा करना शुरू कर दिया। विनय आगे आगे चल रहा था और ध्रुव उसके पीछे पीछे जा रहा था। ध्रुव ने देखा विनय एक पैसेज में पहुंचा और जैसे ही विनय पैसेज में पहुंचा, पैसेज की लाइट चालू बंद होने लगी। पैसेज में पता नहीं कहां से पर धुआं आने लगा और धुएं को चीरता हुआ एक लालटेन ध्रुव की ओर आता हुआ दिखा। साथ में पायल की छुम-छुम की आवाज। ध्रुव वहां से भागा। लालटेन ध्रुव को मारने के लिए ध्रुव के पीछे भागे जा रही थी। पायल की छुम-छुम की आवाज ध्रुव के करीब आ रही थी। नन्हे ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ध्रुव भागा। ध्रुव मदद के लिए आवाज देना चाहता था, बचाओ बचाओ कोई है, पर ध्रुव के गले से आवाज ही नहीं निकल रही। ध्रुव को याद आ गया, जब वो कमरे में था तो विनय ने उसे खाने के लिए एक बेर दिया था और उस बेर को खाते ही ध्रुव को लगा कि किसी ने उसके गले को पकड़ लिया था। ध्रुव ने सीढ़ियां पकड़ी, पर ये क्या। ध्रुव जितनी भी सीढ़ियां उतरता था उतनी ही दुगनी सीढ़ियां वहां आ जाती थी। ध्रुव कम से कम एक सांस में 1000 सीढ़ियां उतर चुका था, पर लालटेन और वो पायल की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बचे। ध्रुव सीढ़ियां उतरता गया और फिर एक झटके के साथ सारी सीढ़ियां गायब हो गई। ध्रुव धड़ाम से जमीन पर गिरा, लेकिन ध्रुव के लिए इस पल तो एक ही महामंत्र था, रुकना मना है। ध्रुव भागता हुआ दादाजी के कमरे के बाहर पहुंच गया। हारते हुए ध्रुव ने दरवाजे को खोलना चाहा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। पर यह कैसे मुमकिन था, ध्रुव को अच्छे से याद था। जब वो कमरे से बाहर निकला तब उसने रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ा था। ध्रुव ने दरवाजे को जोर से ठोकते हुए कहा, बुआ मां, जल्दी से दरवाजा खोलो। मगर ममता ने ध्रुव की आवाज नहीं सुनी। ध्रुव ने फिर से दुगने जोर के साथ दरवाजे को ठोकते हुए कहा, बुआ मां जल्दी करो। पर ममता ने अभी भी जवाब नहीं दिया। अब ध्रुव टेंशन में आ गया। ये बुआ मां दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, कहीं उस विनय ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया। तभी ध्रुव ने देखा कुछ बेल की जड़ें और बेल वहां आ पहुंची और बेल ने ध्रुव के पैर को पकड़ लिया। ध्रुव के लिए हिलना मुश्किल था। तभी ध्रुव ने सुना पायल की आवाज उसके करीब आ रही थी और एक हुक्म गूंजे जा रहा था, कसकर पकड़ के रखो, इस बार भागने ना पाए। मगर ये क्या। ध्रुव के पैरों को आधे तक पकड़ने के बाद बेल ने आगे बढ़ना रोक लिया। ध्रुव को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। आवाज ने और गुर्राते हुए कहा, रुकना नहीं है, बल्कि इसकी सांसों को रोकना है। फिर भी बेल आगे नहीं बढ़ी। ध्रुव सोचने लगा, आखिर बेल क्यों रुक गई, ऐसा तो क्या है उसके पास। ध्रुव को याद आया कि उसके दादाजी का सिद्ध चाकू उसकी जेब में था, जो पुरानी हवेली में गिर गया था और ध्रुव ने अपनी जेब में रख लिया था। ध्रुव ने तुरंत ही अपनी जेब से चाकू निकाला और बेल पर वार किया। इतना ही नहीं, लालटेन के सामने भी चाकू से क्रॉस करते हुए वार किया और पूरे हॉस्पिटल में एक चीख गूंज उठी। उसी पल सारी बेल गायब हो गई। पायल की छुम-छुम भी दूर भागती हुई सुनाई दी और ध्रुव ने एक राहत की सांस लेते हुए दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी पल ममता ने दरवाजा खोलते हुए कहा,
तू कहाँ चला गया था ध्रुव? ममता को जवाब देने से पहले ध्रुव ने देखा तो दादाजी ने कमरे में उनके लालटेन में बाती जलाई हुई थी। ध्रुव का ध्यान उस बाती के रंग पर ही था। आखिर बाती कौन सा रंग दिखा रही थी? लाल, सफेद या नीला? क्या ध्रुव के किए हुए वार के बाद डायन ध्रुव का पीछा करना छोड़ देगी या फिर उससे उल्टा होगा? डायन पर वार करने के बाद अब ध्रुव को डायन नहीं छोड़ेगी। कैसे लड़ेगा नन्हा ध्रुव इन सब बुरी आत्माओं से? जानने के लिए सुनते रहिए